बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। सबसे पहले आपसे आज क्रिकेट की बात करेंगे, जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कुछ प्लेयर्स हैं या जो कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं जिनके अंदर कुछ प्लेयर्स आएंगे, उनका एक स्किल्स का कैंप जो है वो जारी है। उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ पर काम किया जा रहा है। इसमें बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, बड़ी कड़ी नज़र रखी है। बहुत सारी वीडियोज़ भी सामने आई। मैंने इवन अब्दुल रज़ाक जो इस कैंप का हिस्सा है उनको भी सुना कि वो किन चीज़ों की निशानदेही कर रहे हैं। ख़ास तौर पर कुछ वीडियोज़ आई जहाँ पर मोहम्मद रिजवान जो हैं वो एक्स्ट्रा कवर अपना बेहतर कर रहे थे। मोहम्मद हारिस की बात करें तो वो डाउन द ग्राउंड शॉट्स मारने की प्रैक्टिस कर रहे थे। बाबर आजम की तो पिछली वीडियोस हमने देख ली थी जहां वो माइक हसन के साथ इंडिविजुअली काम कर रहे थे और अपनी ऑन साइड जो है मिड विकेट वाला रीजन उसको ओपन करते हुए नजर आए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे काम किया जा रहा है। अगर आप नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जो डायरेक्टर हैं आकिब जावेद, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने सुनी है, नहीं भी सुनी तो हम आपको उसके बारे में ज़रूर बताएंगे कि उन्होंने ये निशानदेही की कि हम 30 ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने इस कैंप से जिनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ओवरऑल वो चाह रहे हैं कि एक ऐसा पूल बनाया जाए प्लेयर्स का जो पाकिस्तान को मुस्तकबिल में वाइट बॉल क्रिकेट के लिए अगर दरकार हैं प्लेयर्स या कहीं लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट चाहिए, इंजरी रिप्लेसमेंट चाहिए, तो वहाँ पर बैकअप प्लेयर्स जो हैं वो ज़रूर मौजूद होने चाहिए। उसमें खास तौर पर ये फोकस किया गया कि सिर्फ अभी वाइट बॉल की बात हम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आगे सारी वाइट बॉल क्रिकेट पाकिस्तान ने खेलनी है। ऑल द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अगले साइकिल का भी ऐलान कर दिया गया। हम फिर से 13 मैच खेल रहे हैं, लेकिन आई थिंक एक बार बेहतरीन हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे बढ़ना चाह रहा है और मेरे ख्याल से अच्छा है अगर आप प्लेयर्स को भी आइडेंटिफाई कर लेंगे और उनके स्किल्स के ऊपर आप इंडिविजुअली काम करेंगे, तो ये बड़ा ज़रूरी है। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया। इसके बाद आपसे बात करनी है एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप की, जहां पर पाकिस्तान टीम ने एक शानदार आगाज़ किया है जीत के साथ। उन्होंने अपने पहले मैच में फिलीपींस को 3-1 से शिकस्त दी और इस मैच को अपने नाम किया। तो हम बहुत पुरुमीद हैं कि अच्छी परफॉर्मेंसेज जारी रहेंगी और इस वॉलीबॉल के टूर्नामेंट की तमाम तरह अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। उसके बाद एक और खुशाइन खबर है स्क्वॉश से, जहां पर एशियन स्क्वॉश चैंपियनशिप में 2 पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जिन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल राउंड्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बहुत मुबारकबाद। और मेरे ख्याल से एक बार फिर स्क्वॉश से थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर आया था अभी, क्योंकि कुछ टूर्नामेंट्स नहीं हुए, लेकिन लास्ट भी जब थे हमने हमजा को भी सेलिब्रेट किया। बहुत ज़्यादा अच्छी खबरें आती रही स्क्वॉश से, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। इन तमाम चीज़ों पर आज डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले क्रिकेट की बात करनी है, मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड ICC हॉल ऑफ फेमर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट और साथ ही एंकर सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा मुझे इंट्रो करवाते हैं, लेकिन मेरा दिल किया था कि मैं आपको इंट्रो करवाऊं। बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे एज सीनियर। हैप्पी बर्थडे आपको, अल्लाह की ज़ात आपको और कामयाबी दे। थैंक यू। और ऐसे ही आप हमेशा ग्राउंड के अंदर गुस्से में आप नजर आए जिस तरीके से आप हमारी क्लासेस लेते हैं। नहीं ग्राउंड की बात नहीं, बड़ी जबरदस्त विश करता है सबको, ये तो बड़ा जबरदस्त टैलेंट है होस्ट। बस मुझे आप नहीं करते अलग। आप मौका नहीं दे रहे, मैं तो कब से मौके की तलाश में। बट थैंक यू वेरी मच अवैस, इट रियली मीन्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच आपका भी सर। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, साबिक कोच भी रहे हैं अंडर 19 रीजन के। आज भी वो ग्रास रूट लेवल पर बहुत सारे टैलेंट के साथ काम कर रहे हैं, जनाब ज़हूर भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। तो मेरे लिए तो खास दिन आज ज़रूर है, लेकिन आज और भी बड़ी खास खबरें हैं। इस वक्त पाकिस्तान का हॉकी मैच भी जारी है न्यूजीलैंड के खिलाफ, जहाँ पाकिस्तान लीड कर रहा है। और आज ही के दिन 2017 में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता था। तो मैंने कहा जस्ट यू नो द ओनर्स ऑफ द डे शुड ऑलवेज बी देयर। बट जो स्किल डेवलपमेंट कैंप है इसके बारे में हमने ज़रूर बात करनी है। पहले भी थोड़ी सी हमने बात ज़रूर की है, लेकिन इस बार जो तमाम तरह डिटेल्स हैं आई थिंक वो आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो गया। सना, ये आपने बहुत अरसे से ये बात की है कि आपके पास लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट्स और एक बैकअप मौजूद होना चाहिए। हमेशा होता है, लेकिन वो स्कैटर्ड होता है। अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि आइडेंटिफाई करके उन प्लेयर्स को पूल में रखा जाएगा। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि ऑब्वियसली पहले तो ये एक खुशाइन चीज़ है। स्किल कैंप्स हमेशा अच्छे रहते हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ऑब्वियसली उसमें आपके मैचेस भी कहीं ना कहीं बीच में इन प्लेस ज़रूर होने चाहिए, पर जब आप मैच प्रेशर से हट के, आपका कोई सीरीज़ नहीं होती, आपका कोई टूर्नामेंट नहीं है, आपके ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं है, वहाँ पर जिस तरह आप अपनी स्किल के ऊपर काम कर सकते हैं वो आप ड्यूरिंग टूर्नामेंट्स नहीं कर सकते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप वो करें, और उसमें अगर आप सोच समझ के प्लेयर्स की सिलेक्शन करके लाएं तो वो और भी अच्छी बात है। और फिर ज़रूरी है कि हम सिलेक्शन के अंदर कंसिस्टेंसी लाएं।
सारा प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी का होता है। काम हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि क्रिकेट में काम नहीं हो रहा, पीसीबी काम नहीं कर रहा, काम हम ज़रूर करें, पर होता क्या है कि जिस वक्त डिसीजन मेकिंग का टाइम आता है, स्पेशली बिगर टूर्नामेंट्स में, आईसीसी में, आईसीसी इवेंट्स में, वहाँ पे हमारी सिलेक्शन थोड़ी सी धुंधली सी हो जाती है कि कोई ये कहेगा कोई ये कहेगा, तो हम कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो वहाँ पे ज़रूरी है कि जो लोग एक आईसीसी इवेंट से दूसरे आईसीसी इवेंट तक आपकी सिलेक्शन कमेटी सेम रहे, आपके कोचेस आपके कैप्टन सेम रहे, तो ऑटोमेटिकली आपकी सिलेक्शन में भी कंसिस्टेंसी आएगी और वहाँ से फिर प्लेयर डेवलपमेंट शुरू होती है। प्लेयर डेवलपमेंट सिर्फ कैंप्स लगाने से नहीं होती, आपकी राइट पॉलिसीज़, आपकी राइट डिसीजन मेकिंग, सो ये दिस इज डेफिनेटली वन स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सना कि इसमें हम आइडेंटिफाई करें, ऑल्दो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस साकिब जावेद ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि शायद इस पूरे प्रोसेस के अंदर माइक हैसम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि मोस्ट प्रोबेबली ही इज कॉलिंग मोस्ट ऑफ द शॉट्स नाउ। बिल्कुल, और होना भी ऐसे चाहिए। जब आपका हेड कोच जहाँ से टीम को देख रहा होता है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि वो ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंसेस भी देख रहा है, एटीट्यूड्स भी देख रहा है, और वो आने वाले प्लेयर्स को देख रहा है, और सबसे बड़ी बात वो इंटरनेशनल सर्किट का जो कंपटीशन है, जो ऑपोजिशन है, वो उसको बहुत करीब से देखता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कोचेज़ और कप्तान जो होता है उसका वोट बहुत ज़रूरी है सिलेक्शन के अंदर, क्योंकि जब आप नेशनल सिलेक्टर्स होते हैं आपने डोमेस्टिक पे भी नज़र रखनी है, तो एट टाइम्स आपसे इंटरनेशनल की वो ग्रिप कम हो सकती है, क्योंकि आप बहुत जगह पे स्कैटर है। तो ये ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने उस डोमेस्टिक टैलेंट को देख के, जो भी नया प्लेयर आ रहा है उसको देख के ये गॉज करना है कि क्या वो इंटरनेशनल लेवल पे वही परफॉर्मेंस देने के कभी काबिल हैं कि नहीं। तो इसलिए वो जो ट्रांजिशन आपने किसी प्लेयर की करानी है फ्रॉम डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल, और फॉर इंटरनेशनल टू वापस डोमेस्टिक आपने रिटर्न करना है कि थोड़ा परफॉर्म करके आए, उसमें कैप्टन और कोच का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिल्कुल। अच्छा अवैस, कोच ने बड़ा वाजे कर दिया, इवन अगर आप उनकी भी 1-2 दिन पहले की बात हमने सुनी मीडिया से, तो उनसे बाकायदा तौर पर बाबर और रिजवान का जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारी दोनों से बात हुई है, हमने उनको बताया कि वो हमारे प्लान्स का हिस्सा है, लेकिन एक जो वर्ड उन्होंने यूज़ किया, उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू प्ले फास्ट पेस क्रिकेट। ये बड़ा एक ज़रूरी लफ्ज़ है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट। यार अहमद भाई, जब माइक हैसन को ऐसा कोच लेके आए थे तो सबसे पहले बात ये थी कितने टेन्योर के लिए आप लेके आए, क्योंकि जो 2-3 साल हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आपके सामने, आज वो गैरी कस्टन की बात करूँ, उनका भी एक स्टेटमेंट आती है कि अगर मैं पाकिस्तान चाहती है तो मैं वापस आ सकता हूँ, बहुत सी चीज़ें को चल रही हैं, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए। जो हमेशा कप्तान भी हम लोग बात करते हैं ना यहाँ पर कि आपके सीनियर प्लेयर्स हैं, तो कम से कम एक जो मैसेज है क्लियर हो कि यार आपका प्लान क्या है, आपने किस प्लान के साथ उनको एग्जीक्यूट करना है। स्काउटिंग का अल्फाज फिर मैं यूज़ करूंगा कि जो आपके एक हेड कोच रहे हैं, बेशक मेरी सलाम, मैं सकलैन भाई की बात कर रहा हूँ, वो एक बात करते थे कि मेरी सलाम दो, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं क्या सलाम दो, सकलैन भाई की बात कर रहा हूँ। सकलैन भाई ने एक दिन मुझे कहा कि मुझे एक चीज़ उनकी जो अच्छी लगी थी वो ये था कि एक दिन डोमेस्टिक कोचेस को बुला के उन्हें स्काउटिंग का एक प्रोसेस दिया था कि आप अपने अपने डोमेस्टिक रीजन के अंदर या जो आपके पास रीजन्स हैं वहाँ से प्लेयर्स आप आइडेंटिफाई करके दें, उनको आप रेट करें। हेड कोच की नज़र एक अलग होती है, जो रीजन्स के अंदर बैठे हैं उनकी डिफरेंट होती है, क्योंकि एक आपका, फिर मैं कह रहा हूँ कि मैसेज क्लियर होता है कौन सा लड़का कौन से पाथवे में कर रहा है। आज भी कहीं ना कहीं हम शायद उस चीज़ से बहुत दूर, अगर आप लेके आए हैं, इनको इख्तियार इतना दिया हुआ है, जितना वो इस वक्त हाई परफॉर्मेंस सेंटर की आप बात करें, मेरा हमेशा ये बिलीव रहा है कि जब तक आपकी बेंच लाइनअप बैकअप प्लेयर स्ट्रांग नहीं होंगे, आपकी प्लेइंग 11 स्ट्रांग नहीं लेकिन होगी। वेरी स्ट्रेटेजिक सिस्टम ना, यानी आप फॉर एग्जांपल डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस को कोच बताता है कि यार मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे तुम 4 स्पिनर तैयार करके दो, वो फिर रीजन के कोचेस को कहे मुझे 4 स्पिनर्स वहाँ से ढूंढ के दो, फिर मैं उनको तैयार करूँ। मतलब इट हैज़ टू बी सिस्टमैटिक प्रोसेस। देखो, दो चीज़ें हैं, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, हमारे साथ क्योंकि खुद भी बैठे हैं, डोमेस्टिक के अंदर काम करते हैं नीचे उसके अंदर, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान डोमेस्टिक कोचेस की बात कर रहा हूँ, आज भी कुछ कोचेस हैं, जब आपको ना कि इंटरनेशनल जिस वक्त पेस क्रिकेट खेली जा रही है उसको मीट नहीं करते हैं। आज भी वो एक पुराना एक स्टाइल सिस्टम चल रहा है, फिर भी रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। रिसोर्सेज का भी तो बहुत फर्क है। रिसोर्स वही बात करूं, मैं इसलिए कहा ना कि मैं खुद भी ये चाहता था कि जब आपके पास एक हेड कोच आ चुका है, अगर वो सेटल हो चुका है, he needs to call them। अच्छा, रिसोर्सेज बैठ के बात करनी रिसोर्सेज की जो आपने बात की ना, आई थिंक वो वजह यही है जो बहुत सारे लोग ये आवाज़ उठाते हैं एक्सक्यूज मी, कि डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। द सिस्टम इज टू सेंट्रलाइज एट द मोमेंट। पीसीबी हर चीज़ के ऊपर उस तरह से होल्ड नहीं रख सकता, आपको रीजन्स को वो ऑटोनॉमी देनी है। इवन जो स्टेडियम्स हैं किसी शहर के अंदर, वो रीजन को बिलोंग करने चाहिए, पूरा कंट्रोल होना चाहिए। इसी तरह आइडेंटिटीज़ बनती हैं, इसी तरह आप प्लेयर्स लेकर चलते हैं। आप इंग्लैंड में देख लें, वो काउंटी की जो एक टैग है वो हमेशा प्लेयर के साथ रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में जो प्लेयर जिस डिस्ट्रिक्ट या रीजन से बिलोंग कर रहा है वो टैग हमेशा उसके साथ रहेगा। हमारे यहाँ पर तो यही क्लैरिफाई नहीं होता कौन सा प्लेयर किस रीजन का है, तो वो ओनरशिप नहीं आती। लेकिन ज़रूर साहब, इस कैंप को स्पेसिफिकली डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद एक कोच हैं। तो ये जो स्किल डेवलपमेंट जब हम कहते हैं, और हमने देखा कि बहुत सारे फ्लॉज पे काम किया जा रहा है, तो ये कितना करामत साबित होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए?
अहमद भाई, बात ये है कि ये तो आपने काफ़ी अरसे से ये कैंप से आपने शुरू किए हुए हैं। आपके पीछे भी रज़ाक ने अभी किया था, तो वो किधर गया? पावर रेटिंग का बिल्कुल उठ गया। देखिए, अभी जो आपने स्टेडियम की बात की ना, जब तक आप स्टेडियम रीजन को नहीं देंगे ना, वो क्रिकेट को बहाल नहीं करेंगे। देखिए, आपकी 50 ओवर की क्रिकेट, T20 की क्रिकेट ये पहले होती थी, लीग होती थी, यहीं से प्लेयर निकलते थे। अगर आपने आज स्टेडियम को ब्लॉक किया हुआ है, रीजन को दिया ही नहीं हुआ, रीजन के पास इख्तियार भी नहीं है, तो आप जितने मर्जी कैंप लगा लें, इस कैंप का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, मुझे क्या पता है कि 4 दिन में वो प्लेयर आपको क्या देगा, लेकिन कोच की नीयत अच्छी है, ये मैं कह सकता हूँ, आप भी कह सकते हैं। कोच की नीयत अच्छी है, वो चाहता है कि मैं क्रिकेटर बनाऊँ। अभी मेहरान मुमताज़ को उसने टास्क दिया हुआ है कि तू बैटिंग पे जोर दे। आजकल वो बैटिंग पे जोर दे रहा है मेहरान मुमताज़, इसका मतलब उसको टास्क दिया हुआ है। वो डेली माशाल्लाह रोज़ मेरे साथ वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, खेल रहा होता है वहाँ पे। तो ऐसे प्लेयरों को कोचिस चाहता है कि मैं बनाऊँ, लेकिन वो अवैस भाई की और कप्तान की बात की कितने टाइम में, कल वो जब साइड बनेंगे तो वो पीछे से फ़ोन आ जाएंगे या सिस्टम ख़राब हो जाएगा, तो वो कोच का तो मेयार वहाँ ही ख़त्म। देखिए, स्किल अगर आपने करने हैं इनके लिए, तो पहले सबसे पहले नीयत इनकी अच्छी करें कि ये टीम बनाने में कोच का अहम किरदार हो, जो इतनी मेहनत कर रहा है। मेहनत करके जब वो लास्ट डे होता है, लास्ट डे में कोई ना कोई बंदा उसमें फेवरेट आ जाता है और वो मनपसंद बंदे आ जाते हैं। वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही हुआ, वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही हुआ। देखिए, इसका फायदा तब होगा जब इसमें से अच्छे प्लेयर आप निकाल रहे हैं और कोच की मनमानी हो। कोच इतनी मेहनत कर रहा है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उस मेहनत का फल उसको देना चाहिए। यार यह टीम आप बनाए, आप मुझे ये स्किल निकाल के। अभी देखिए ना, हसन नवाज को आपने किया, हसन नवाज को इस तरह उठाया हुआ है, लेकिन हसन नवाज के लिए ये अभी बड़ी टेक्निक चाहिए उसको, अभी बड़ी स्टेज चाहिए उसको, अभी उसका देखें बैलेंस नहीं है अभी। जब तक आप क्रिकेट रीजन को नहीं देंगे, स्टेडियम रीजन को नहीं देंगे, इख्तियारात नहीं देंगे, और रीजन से आप इख्तियारात दें उन्हें। रीजन कहता है मेरे पास इख्तियार नहीं, टीम बनाते हुए कहते हैं जी वो बोर्ड बना रहा है। अच्छा, दूसरा एक और देखें, चैलेंज कब हुआ है, उसमें जिन बच्चों ने परफॉर्म किया है, साथ ही वो फिटनेस टेस्ट आ गया, फिटनेस टेस्ट में फेल। मुझे बताएं वो कौन सा फिटनेस टेस्ट है जिसपे आप परफॉर्मेंस के बाद आप चेक करते हैं? परफॉर्मेंस से पहले चेक करें। नहीं, अगर वो फिट थे तो वो चैलेंज कब खेले? चैलेंज कब मेरा खेले? तो यही मानना है। मैं देखिए, किसी बच्चे ने 16 आउट किए हुए हैं, किसी ने 20 आउट किए, किसी ने 300-400 रन किए। 400 वाला बाहर है, 150 वाला टीम में, क्योंकि उसने फिटनेस टेस्ट कर लिया। तो मुझे ये बताएं, इससे आपका इस स्किल कैंप का आपको क्या फ़ायदा? कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप नीचे वाली क्रिकेट को नहीं देखेंगे, उसको आप रन नहीं करेंगे। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपने स्कूल और कॉलेज की क्रिकेट को, मुझे नहीं पता उसका अभी तक कोई रिजल्ट आया हुआ है। अच्छा, इवन क्लब क्रिकेट की भी बात हुई है उसमें। पूछे ही नहीं किसी ने जी। वो लोग इंटरव्यू करवा रहे हैं, लोग वो दाखिले करवा रहे हैं कि यार स्कूल क्रिकेट बहाल हो रही है, ये हो रहा है वो, लेकिन अहमद भाई उस पर नहीं जोर दे रहे। उस पर जोर दे तो मेरा ख्याल है ये कैंप अच्छा है, कोच की नीयत अच्छी है, कोच के साथ बोर्ड चले तो मेरा ख्याल है ये कोच हमें बहुत ज़्यादा फायदा देगा। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर क्लैरिफाई कीजिएगा, क्योंकि आप ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं, हमारे लिए इवन हमारे प्लेटफॉर्म्स पर भी या पीसीबी के अंदर भी ये बड़े आराम से ये कह दिया जाता है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपको फास्ट बॉलर चाहिए एक पर्टिकुलर पेस का, कि नहीं जी हमारे पास ऐसे नहीं है, या हमारे पास ऐसा तो नहीं है, आपके पास स्पिनर्स भी हैं, फास्ट बॉलर्स, सारा प्रोडक्ट ग्रास रूट पर मौजूद है, सिर्फ ये कि आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में पीछे। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं एक स्कूल का बच्चा 4-5 दिन पहले खिलाया। कप्तान जी वो देखें, वो तकरीबन उसकी उम्र है 12 साल, चाइना मैन। उसने बॉल किया है, 11 स्टार के साथ मैच था, तो यकीन करें उसने आउट किए। तो उसको मैं कल साका के ख़िलाफ़ खिलाया मैच, तो आप यकीन करें कि वो प्रॉपर बॉलर लगा, कि जिसे कहते हैं कि बॉलर है। ठीक है, आप अगर ग्राउंडों में जाए ना, ग्राउंड में जाके आपको एक एक प्लेयर बेनाम नज़र आएगा, उसके ऊपर टैग नहीं लगा होगा ये टेस्ट प्लेयर है या ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसके ऊपर टैग सिर्फ गरीबी का है, गुर्बत का है, उसको जानता कोई नहीं। लेकिन अगर वो कोच मैं निकाल सकता हूँ, वो नहीं निकाल सकते। वहाँ से जाएं, ग्राउंड में जाएं, आपको ऐसा ऐसा टैलेंट मिलेगा, ऐसी ऐसी चीज़ मिलेगी कि आपको ये स्किल, ये जो कैंप लगा रहे हैं, ये सब हमें धोखा देने का। और उनको सिर्फ सरपरस्ती की जरूरत है, क्योंकि ज़्यादातर बेचारे बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। आपको पता है, हसन रजा और अरफान, मैं उस टाइम NCA में था, तो ये आमिर सुहेल और क्या नाम है नवीद अंजम, इन्होंने इन दोनों को बुलाया हुआ था। उस टाइम कुछ भी नहीं खेले थे ये 2 प्लेयर। उन्होंने, मैंने कहा ये कहते जी हमें आमिर सुहेल साहब ने बुलाया हुआ, और एक महीना उनका कैंप लगाया था NCA में। और वो उसके बाद देख लें कि वो प्लेयर सिर्फ क्या था, वो हसन का कोई माइंड सेट तब्दील हो गई। उस जैसा स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर आया ही कोई नहीं, जिसने T20 में हिला के रख दिया सबको। देखो इंडिया की मेन साइड को जब मैच खेल रहा तो साइड को, तो अरफान का देख लें नाम था, दोनों को अनफिट और माहौल के खराब से आपने उसको सेटअप भी नहीं किया।
स्किल तो उनके लिए बनाएं, इन बच्चों को माइंड सेट बनाएं, इन बच्चों को ऐसे कोचेस के सामने पेश करें, इनको दें टाइम और वो उन पे काम करें। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है जैसे ये कोच काम कर रहा है और बोर्ड इस पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो मेरा ख्याल है इसकी नीयत अच्छी है। बिल्कुल क्योंकि असीबुल्लाह को उसने बुलाया, देखिए विकेट कीपर असीबुल्लाह को उसने उसके साथ अटैच किया है, मेहरान मुमताज़ को उसने कहा तू बैटिंग पे जोर दे, तेरे लिए कम बैक है और तू अच्छा हो सकता है, तू साथ बैटिंग का। बिल्कुल। तो ये उसकी बड़ी अच्छी सोच है। बिल्कुल। और आई थिंक ये बड़ी मेन बात है और हम तमाम लोग दुआगो हैं, लेकिन ऑब्वियसली जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि 3 महीने का टाइम फ्रेम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ा अहम है। इन 3 महीने के अंदर अंदर अगर सिस्टम वही रहता है, कोई उसमें तब्दीली नहीं आती, कंसिस्टेंसी बरकरार रहती है, तो फिर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये शायद अगले 1-2 साल में हमें वो रिजल्ट्स दे जो हम चाहते हैं। बट मेरे ख्याल से ओवरऑल जितने भी प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर वो 60 हैं उनमें से 30 को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो तमाम तर प्लेयर्स जो हैं वो पीसीबी के प्लान्स के अंदर ज़रूर हैं। तो ये बड़ी एक खुशाइन बात है कि पूल ऑफ प्लेयर्स आपका इन्हांस होता जाएगा। मेरी फिर एक बार ये दरख्वास्त होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि सेम मॉडल, सेम नंबर्स और हर चीज़ को वुमेंस क्रिकेट की तरफ भी रेप्लिकेट किया जाए, क्योंकि वहाँ पे नंबर्स आपको ज़्यादा ज़रूरी हैं बनस्बत इधर के, कि यहाँ पर तो फिर भी आपको बने बनाए प्लेयर्स मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और एनालिस्ट साबिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगे, जो स्किल डेवलपमेंट कैंप जारी है, आकिब जावेद ने तो बता दिया कि अब हम 60 ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की है, 30 को शॉर्टलिस्ट करेंगे और वो कह रहे हैं हम फ्यूचर प्लान्स के लिए रखना चाहते हैं। तो प्लानिंग तो बहुत हुई है फ्यूचर की, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें स्कैटर हो जाती हैं। तो इस बार क्या उम्मीद है इस कैंप से? देखिए अच्छा डिसीजन है और हमेशा आकिब जावेद के जो सर्विसेज रह चुकी हैं लाहौर कलंदर्स के वाले से, ख़ास करके यंग टैलेंट को आइडेंटिफाई करने में, तो वो तो काफ़ी खुशाइंद है। उस चीज़ को देखें तो काफ़ी हम लोग पॉजिटिव है, मगर रिसेंट जो उनकी अपनी परफॉर्मेंस है नेशनल टीम के साथ ही अगर उसको कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा हम रिलेक्टेंट हो जाते हैं डिसीजन लेने में। मगर कहने की अच्छा है काफ़ी कि आप एक पूल बनाए। हमने हमेशा आई थिंक आपके प्लेटफॉर्म से ये काफ़ी दफ़ा हमने डिस्कस भी किया कि आप पूल बनाएं, वहाँ पे आप कैटेगराइज करें प्लेयर्स को। इनफैक्ट 3-4 स्पिनर्स हों, 3-4 जेन्युइन फास्ट बॉलर्स हों जो कि आपको रेड बॉल में सर्व कर सके। कहीं ना कहीं से हमारा जो फोकस पिछले 2-3 सालों से वो शायद वाइट बॉल पे ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम लोगों को बार बार अब्बास आफरीदी को भी वापस लेके आना, मोहम्मद अब्बास को लेके आना पड़ता है। फिर कहीं ना कहीं हम उनकी स्पीड के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चंस रेज करते हैं, तो ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। तो आकिब जावेद का अच्छा डिसीजन है, मगर कहीं ना कहीं जो 50-60 प्लेयर्स की बात कर रहे हैं तो ये 2027 तक होने चाहिए। और इसमें काइंडली इनको रिक्वेस्ट हम ये कह सकते हैं कि आप आइडेंटिफाई करते हैं हर किसी का रोल और कैटेगराइज कर दें सारे प्लेयर्स को, स्पेशलाइज्ड प्लेयर्स हों, ना कि आप जो है वो कहीं ना कहीं से दोनों काम लेना चाहें, चले बॉलिंग भी कर लेगा बैटिंग भी कर लेगा। वो कहीं उस वजह से भी हम लोग काफ़ी बड़े इवेंट्स में हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने मैचेस लॉस किए हैं। तो अगर हमारे पास स्पेशलिस्ट रोल वाले प्लेयर्स होंगे, चाहे ऑलराउंडर हो, चाहे वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो, या फिर स्पिनर हो, या फिर मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन हो, तो ये चीज़ अगर हम लोग आकिब जावेद साहब या पीसीबी की जो भी अभी आजकल मैनेजमेंट है, तो इस पर अगर स्टिक रहें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिर में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो चीज़ें जो सारे पाकिस्तान ने तकरीबन आइडेंटिफाई की हुई थी कि बाबर कहाँ पर फंस रहे हैं, या हारिस सामने नहीं मार पा रहे, या रिजवान एक्स्ट्रा कवर नहीं अच्छा खेल पा रहे, या कट में फंस रहे हैं, वो उन तमाम चीज़ों पे अब काम किया जा रहा है। यानी जो हम पहले आइडेंटिफाई कर चुके थे, एटलीस्ट अब उन पे इंडिविजुअली काम किया जा रहा है। देखिए ये बेतहाशा है, ज़रूरी था, क्योंकि देखिए हमने पहले भी शायद कहा है कि ये वन डायमेंशनल कुछ हमारे पास प्लेयर्स कुछ ज्यादा हैं। अगर हम बाकी कंट्रीज की बात करें तो वो जो अंडर 19 स्ट्रक्चर से लड़के निकल के नेशनल टीम्स में आते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड हो, तो वहाँ के जो अंडर 19 के लड़के तो वो अपने आप की स्किल्स के ऊपर ज्यादा मजीद काम करते हैं। देखिए उनके साथ जाहिर बात है जो उनकी अकेडमीज हैं, जो उनके साथ लेजेंड एक्स क्रिकेटर्स हैं उस रेस्पेक्टिव कंट्रीज के, तो आई थिंक वो उनके ऊपर काम करते। तो हमारा भी ये कुछ अर्सा पहले होना चाहिए था। हमने काफ़ी बात की, चाहे फ़खर जमान हो, चाहे मोहम्मद हारिस हैं, चाहे बाबर आजम है, चाहे रिजवान की हम बात करें जिस तरीके से वो बार बार आउट होते हैं, इवन इमामुल हक की जिस तरीके से हम बात करें, तो इनकी जो टेक्निकल फ्लॉज हैं
जहाँ पे उनकी जो शॉट्स जो रेंज है वो लिमिटेड है काफ़ी, उसको मजीद बेहतर करने की जरूरत है। थोड़ा सा मेरे ख्याल में कि ये जो पर्टिकुलर टाइम है, आई थिंक गेम अवेयरनेस की बात आई थिंक आकिब जावेद साहब को या जो भी इनके साथ काम कर रहे हैं मैनेजमेंट में, उनको काम करना चाहिए। यही लड़के होंगे जिन्होंने बड़े बड़े इवेंट्स में हमने काफ़ी दफ़ा देखा है, जो हमारे सीनियर प्लेयर्स इनसे चाहे रिजवान की बात करें सेमीफाइनल में, चाहे कुछ और प्लेयर्स की बात करें, तो कौन से मोमेंट पे कौन सी शॉट्स के लिए, और आपने अगर अपनी इनिंग्स को आगे ले जाके मैच फिनिश करना है तो मैच फिनिशिंग की कैपेबिलिटी और गेम अवेयरनेस की जो ना कैपेबिलिटी, ये आई थिंक हमारे प्लेयर्स में होना बेताशा जरूरी है, अलॉन्ग विथ कि आप अपनी शॉट्स की रेंज को बढ़ाएं। अच्छा, इसमें ऑब्वियसली इंडिविजुअल बड़ा मैटर करता है कि एक प्लेयर को आप कितना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, और आई थिंक वो कम्युनिकेशन अब बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिश की जा रही है। लेकिन मैं बाबर आजम का इंडिविजुअली आपसे पूछना चाहूँगा, हाल ही में सिडनी सिक्सर्स के लिए उन्होंने बिग बैश भी साइन कर लिया है, अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ क्वार्टर्स कहते हैं कि शायद वहाँ से कप्तान भी वो नामजद हो जाएंगे। एक ऐसा प्लेयर जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा प्लेयर है, दुनिया उसकी बात करती है, एक बड़े ही रफ पैच से गुजरा है, और उससे पहले एक इमोशनल ट्रॉमा बड़ा होता है जो पीसीबी में मामलात हो रहे थे। तो आप ये किस तरीके से इसको एनालाइज कर सकती हैं, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में लीग खेलना कितना अच्छा साबित होगा उनके कॉन्फिडेंस के लिए? देखिए, ओवरऑल जब आप बाहर जाते हैं ना ऐसे लीग्स खेलने और बाहर के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो उन लोगों को ना रिस्पेक्ट देने बहुत ज़्यादा आती है, प्लेयर बनाना बहुत अच्छा आता है, तो उनकी तरफ से तो जो सपोर्ट होगी और जो अंडरस्टैंडिंग मिलेगी वो तो एक नेक्स्ट लेवल होगी, वो तो उसमें मुझे कोई शक नहीं है। और बाबर जिस क्वालिटी के प्लेयर हैं, आई थिंक वो उनको हमने देखा है एडजस्ट करते भी। ऑब्वियसली बिग बैश में आपने देखा फास्ट बॉलर्स का एक ज़रूर एक बैलेंस वो क्रिएट करते हैं, बैटर्स और जो बॉलिंग का बैलेंस है उसमें फास्ट बॉलर्स का एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो डेफिनेटली उसका एक चैलेंज बाबर को ज़रूर होगा, बट आई एम प्रीटी श्योर कि वो उसको ओवरकम ज़रूर करेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यही चीज़ अगर 2-4 साल पहले इनके लिए रास्ते खुले होते हैं, ये जाते, तो आई थिंक वो और भी इनके लिए बेहतर होता है, बट स्टिल बाबर के पास एज इज़ ऑन हिज साइड स्टिल, और जिस तरह की वो फिनिश करके गए हैं यहाँ से पीएसएल के आखिरी 2-3 इनिंग्स जो खेली हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि वो एक जो एक पर्सनल ब्लॉक होता है ना माइंड में, उसमें से काफ़ी चीज़ें वो तोड़ के गए हैं यहाँ से। तो आई होप, मैं तो चाहती हूँ कि वो सक्सेसफुल हों। मैं समझती हूँ कभी भी किसी प्लेयर के ऊपर रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। अगर वो परफॉर्म कर रहा होता है, अगर वो इवॉल्व कर रहा होता है, और स्पेशली अगर क्वालिटी बाबर आजम जैसी हो, तो आप उनको वो रूम दें, वो स्पेस दें ग्रो करने की। अगर वो ग्रो करके फिट इन होते हैं और आपकी टीम को आगे लेके जाते हैं, व्हाई नॉट। अच्छा, क्या वैसे हैरानकुन कल्चर है हमारे मुल्क का भी स्पोर्ट्स में, ख़ास तौर पर क्रिकेट में। आप भी एक बार सोचती होंगी कि कितने हम ज़बरदस्त लोग हैं कि 2 साल पहले का जो आपने जिक्र किया, तब हमारा एक ही मंत्रा था कि ये प्लेयर लीग खेलने जा रहा है, इसको रोक लो, 2 से ज़्यादा लीग्स ना खेलने दो, एनओसी नहीं देंगे। इवन हमारे क्रिकेट फैंस ये कहना शुरू हो गए, देखो लीग खेलने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट से, और अब सारे लोग कह रहे हैं हाँ भाई लीग ज़रूर खेलनी चाहिए। देखिए, इसमें भी आपको बैलेंस क्रिएट करना है। अगर बाकी जितने प्लेयर्स आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़े समझदार हैं, वो अपने बैटर्स को सारी लीग्स के लिए भेजते हैं, अपने बॉलर्स को नहीं भेजते, क्योंकि बॉलर्स रीड होने शुरू हो जाते हैं डिफरेंट कंडीशंस में, तो वो बॉलर्स को बड़ा स्मार्टली भेजते हैं किसी को किसी जगह पे। हमारे बॉलर्स खेलते रहे लीग, क्योंकि वो बुलाते रहे। शादाब ने काफ़ी खेला, हारिस रऊफ ने बहुत खेला, तो उसामा मीर को तो वो सारा वक्त चेक कर लेते हैं इसकी ये वेरिएशन है, वो वेरिएशन है, और वो सारी वेरिएशंस उनकी बॉलिंग यूनिट में नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, वो उससे पिक करते हैं। लेकिन बैटर्स हम नहीं भेज रहे थे, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है आप पुश करें अपने बैटर्स को, क्योंकि बैटर का पास एक बॉल का गेम है, वो आउट एज हुआ तो बाहर हो गया, उसको उन कंडीशंस में यूज टू ज़्यादा होना है। बॉलर के पास फिर चांस है कि अच्छा चलो 1-2 बॉल बुरे भी हो गए, अगले बॉल पे विकेट ले लिया या 4 डॉट कर दिए तो आपका ओवर ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी कि बैटर्स की डेवलपमेंट के लिए लीग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। नहीं, डेफिनेटली आई थिंक वो बैलेंस क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी है। काफ़ी जगहों पे अगर आप देखें तो ये कुछ जो ऐसी लीग्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट साबित होती हैं, और आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट द करंट प्लेयर्स एज वेल। जो कुछ लोग अब क्रिकेट नहीं भी खेल रहे, वो भी जाते हैं लीग्स के अंदर, वो भी खेलते हैं, जैसे फेयर ब्रेक हो गई या कोई और लीग हो गई, ऐसी कोई लीग्स जो हैं वो प्लेयर आपको याद होगा। एक हम भी एक प्लेयर को जानते हैं, फिर नीली रंग की हाँ, एक फेयर ब्रेक का वो टूर्नामेंट खेल कर आई थी दुबई स्पोर्ट्स सिटी के हाँ, अंदर, तो वो मुझे याद है, बड़ा इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट था वो भी। लेकिन वैसे ओवरऑल अब बाबर आजम के लिए पर्टिकुलरली आई थिंक 2 चीज़ें ख़ास तौर पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो उनकी इंडोर प्रैक्टिस की वीडियोस आई, जहाँ पर माइक हैसम उनके साथ पर्सनली काम कर रहे थे, तो कम्युनिकेशन तो एस्टैब्लिश हो गई है। अब उन्होंने खुद भी कह दिया मेरी रिजवान से भी बात हो गई है, बाबर से भी हुई है, तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो क्रिएट की जा रही है, आपको लगता है कि ये फाइनली अब हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे? यार अहमद भाई,
अंडर 19 की अगर बात करूं तो अंडर 19 के अंदर आप किसी प्लेयर को ग्रूमिंग स्टेज में कह रहा हूं, कोई नया कोच आता है ना, उसको उस कंडीशन के अंदर अडॉप्ट करना आसान है एज कम्पेयर टू अ ग्रोन प्लेयर जिसने रन्स किए हों, वन ऑफ द बिग नेम्स इन द गेम मैं कहता हूं, जैसे बाबर आजम की चलें बात करता हूं। उस माइंडसेट को सबसे पहले ये बताना अपने माइंडसेट को कि यार ये मेरा कोच है, मैंने इसको एक्सेप्ट करना है, वो जो बता रहा है और मैंने अपनी गेम प्लान को चेंज करना है, वो बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है, खास करके इतने बड़े बैट्समैन की अगर बात करें। जितनी अभी तक वीडियोस देखी, अच्छी बात है कि आपको लाइजॉनिंग नजर आ रही है बाबर आजम की, रिजवान की बात कर लें, बॉडी लैंग्वेज अच्छी आपको नजर आती है और नजर आता है कि दैट मीन्स कि जो कोच है और प्लेयर्स का रिलेशन कितना अच्छा चल रहा है, कि लाइक वो क्लैरिटी है कि मैसेजेस क्लियर हैं कि क्या हमने करना है क्या नहीं करना। जो लीग वाली सिस्टम की बात की, थोड़ा सा अगर मैं इससे शायद थोड़ा डिफ्रेंशिएट इसलिए करता हूँ कि मैं कहता हूँ लीग आपको खेलनी चाहिए, लेकिन आपको जब इतने बड़े लेवल के ऊपर आप होते हो तो आपको फिर चूज ही रहना पड़ता है कौन सी लीग, कौन सी खेलनी आपने, कौन सी नहीं खेलनी। बहुत अरसा हो गया, देखो मुझे पता है लीग्स ने डोमिनेट किया पूरी दुनिया के अंदर। आपने वसीम अकरम के बाद, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आपने कौन सा ऐसा प्लेयर सुना होगा जिसने जाके ऑस्ट्रेलिया के अंदर शील्ड क्रिकेट खेली हो? मैंने नहीं सुना आज के। शील्ड क्रिकेट वन ऑफ द टफेस्ट क्रिकेट है, नहीं आपका कोई प्लेयर जाता वहां पर खेलने, क्योंकि वही बात है, प्रायोरिटी फिर आपकी लीग क्रिकेट आती है, T20 क्योंकि हर जगह चलती है। इंग्लैंड की अगर बात करें, इंग्लैंड के खुद प्लेयर्स का इशू बन चुका है, वो ज्यादा अपना ब्लास्ट की बात कर लें या 100 बॉल खेलते हैं, वो जो उनका जो एक ऑरा था जो लीग क्रिकेट का, जो उनकी काउंटी था सर्किट, उससे ऐसा ऐसा कुछ इंडिविजुअल भी तो होते हैं। फॉर एग्जांपल शान मसूद स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने इंग्लैंड में जाके काउंटी खेली, ही वाज माइटी सक्सेसफुल। इंडिया की अगर मैं मिसाल दूं तो पुजारा भी वहां पर जाकर खेले। ऑस्ट्रेलिया के लिए मानस लाबुशेन अभी करंट सीजन खेले बिकॉज ही न्यू के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल किन कंडीशंस में खेलना है। तो आई मीन आपकी एक इंडिविजुअल प्रोसेस भी है जो आपने फॉलो करना। मैंने कहा ना कि आपको चूजी होना पड़ता है इन चीज़ों में। मुझे पता है कि फाइनेंशियल्स चीज़ें हैं, सारे बाकी मामलात हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब इतने बड़े लेवल के ऊपर आपको जाके चूजी होना पड़ता है। दूसरा जो क्लैरिटी की आप बात कर रहे थे, मैं एग्जाम्पल कोट करता हूँ, यूएई जिस वक्त वो स्टेज मैचेस जब यूएई बन रही थी टीम वगैरह, आकिब भाई से पहले पॉल एक कोच था, इंग्लैंड से आया हुआ था, उसने जो सबसे मुझे अच्छी चीज़ लगी थी वो ये था कि उस वक्त अंडर 19 से हम यूएई ए के लिए थे, ईसीबी ब्लूज थे, और आप यूएई नेशनल टीम के लिए करें, मैं ईसीबी ब्लूज में था। उसने क्लैरिटी क्या की थी कि जितने भी वहाँ पर डोमेस्टिक मैचेस, बुखातिर लीग बेसिकली वहाँ पर आप कह लें फर्स्ट क्लास मैचेस होते हैं, जितने बुखातिर लीग की टीम्स थी उनके कोचेस का उसने एक ग्रुप बनाया था जिसमें ट्रांसपेरेंसी क्या थी कि उन कोचेस की अपनी अपनी टीम के जो, अगर मुझे 4 स्पिनर सपोज चाहिए, जो आप बात कर रहे थे, पेस बैटरी का सबसे बड़ा एक इशू था। मैं टेर अवे क्विक की बात करें, सर नवीद एक लड़का था यूएई का, वहीं से पिक हुआ था, अफरीदी सीसी रमजान में खेल रहा था, मुझे याद है कि मुझे 4 पेसेस चाहिए, 8-9 पेसेस के नाम आते थे कि यार ये लड़का ये है, इसने इतने आउट किए, इसने इतने आउट किए, उसको उठा के वो लेके आता था यूएई नेशनल प्रैक्टिस के अंदर, वहां से वो जज करता था कि क्या केपेबल है यूई खेलने के लिए, नहीं है। उससे आपको क्या फायदा हुआ कि पीछे बैकअप में 4 प्लेयर्स निकले जो आज भी मैं कहता हूँ यूई को सर्व कर रहे हैं। मोहम्मद वसीम भी उसमें से एक है जो अपनी जो उनका ओपनिंग बैट्समैन है। बिल्कुल आपको क्लैरिटी लेके आनी पड़ती है, क्लैरिटी के साथ साथ आपको फिर वो जो मैं कह रहा हूँ ना कि जो नीचे जो कोचेस बैठे हुए हैं, टीयर कोचेस, उनके साथ आपको करीबी काम करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान टीम को एक फ्रूट नीचे से मिले, उन कोचेस को आप रिस्पेक्ट भी दो, फिर उन पे आपको भरोसा करना पड़ता है। जो आप बात करते हो ना कि आपको इत्मीनाद करना नहीं, उनके लेकिन उस सिस्टम की, क्योंकि आपने वो सिस्टम बड़ा करीब, मतलब आप उस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, तो आपने ऑब्वियसली वो मवाजना तो कर ही लिया होगा, फिर आप पाकिस्तान के सिस्टम में भी रहे हैं। तो आकिब जावेद जब वहां पर हेड कोच है, तो आपका एग्जिट उनके आते ही हुआ था या उससे पहले या बाद में हो गया था? माइक नहीं काम कर रहा। चले मैं तैयारी का वक्त नहीं, मैं बता देता हूँ, आकिब भाई जब आए थे तो मैं वहाँ पर ही था। अनफॉर्चुनेट, आपको पता है एक्सीडेंट वाला मामला हुआ जिसकी वजह से वापस नहीं जा सका, मैं वहाँ पर ही था। और उससे पहले भी जब मैं यूए अंडर 19 खेला था, नेट बॉलर पाकिस्तान टीम के हेड कोच भी थे, जिसमें अहमद शहजाद वगैरह ने मेरे सामने डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, सरफराज अहमद ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और यहाँ तक वहाब रियाज ने भी डेब्यू किया था। कुछ टाइम गुजारा, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, बड़ी बुजुर्ग लॉट से आप भी बुजुर्ग लॉट से हो चुके हैं अब, लेकिन आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। लेकिन मैंने फिर कहा कि आई रेट हिम हायर एज अ फास्ट बॉलिंग कंसल्टेंट कोच, हेड कोच ऑब्वियसली, नॉट एज अ हेड कोच, क्योंकि हेड कोच एक, मैंने कहा ना कि मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इख्तलाफात कोई प्लेयर्स वगैरह के, लेकिन अगर आप, मैं आकिब भाई के साथ प्लेयर्स का काम करना देखूं और इस वक्त अगर मैं अपना देखूं प्लेयर्स का कोच के साथ काम करना, वो यूएई टेन्योर से कंपेयर कर लेना, क्योंकि वहां तो आपने देखा होगा कि कैसा एक एनवायरनमेंट देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि आकिब भाई ने यूएई का प्लेटफॉर्म ले किया है अच्छे, खास करके मैं फिर कह रहा हूं फास्ट बॉलर्स उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, क्योंकि उसका एक एरा था, फास्ट बॉलर खुद वो रहे हैं, एक लेजेंड रहे हैं, वर्ल्ड कप जीतने के अंदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट था आपका। उन्हें पेस बैटरी को वहां पर ग्रूम किया है, जो आज आपको जहूर नजर आता है, दूसरे लड़के नजर आते हैं, उस पेस बैटरी को ग्रूम किया है। एक अच्छी बात आकिब भाई की क्या थी कि उन्होंने अंडर 19 के लिए पाथवे खोला था कि इफ यू आर केपेबल, वो लड़का पेसी है, पेस से ज्यादा स्ट्रगल था, पेस अगर है उस लड़के की, लेट हिम गेट टू द कैंप, ग्रूम करना मेरा काम है, और आपने वो प्रोड्यूस करके दिया, इस चीज पे हैट्स ऑफ है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि कुछ मामलात होते हैं जिसपे आपको खुद भी होना चाहिए, नहीं यार हेड कोच नहीं,
मैं एक रोल पकड़ के बैठूं, अल्लाह करे अब आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर के आए, आपको एक और भी चीज सीखनी पड़ती है। देखो आकिब, मैंने पूरी दुनिया में ट्रैवल किया है, आज भी मैं भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर जाता हूं, कप्तान खुद भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रही हैं, बिलीव मी और नॉट, कप्तान से भी आप ले सकते हो इस पे, आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर आज भी फैसिलिटीज के लिहाज से बहुत नहीं, पीछे बहुत है। पीछे है, इसमें कोई शक नहीं है। I आपको think- लेटेस्ट फैसिलिटीज बिल्कुल। देनी है। लेकिन मैं वही हमेशा कहता था कि क्या वजह के प्लेयर्स एक फ्रैंचाइज के हाई परफॉर्मेंस सेंटर चले जाते हैं लेकिन उस तरफ नहीं आते। लेकिन हमने अपना काम कर दिया, अब ये वक्त ही बताएगा कि आप कितनी जल्दी कज़ाफी के सामने वाली बिल्डिंग में चले जाते हैं। हम अपना काम आज कर गए हैं, हमने जो वादा किया था हमने बात अगले हफ्ते। लेकिन ये बात बहुत पर्टिनेंट है, बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में बहुत कंप्लेन किया, और मैं बार बार कहता हूँ कि इस चीज़ का एहतसाब होना चाहिए कि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, इतने ज़्यादा फाइनेंसेस, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में गए हैं, तो आपको उसका आउटकम क्या मिला है, उधर क्या प्लेयर्स का रिहैब उस तरह से हो सकता था, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। बट ऑब्वियसली विल डिस्कस देम इन डिटेल। साबिर, आखिरी कमेंट आपसे ये ज़रूर लूँगा बाबर आजम के बारे में, क्योंकि इस वक्त सबका बड़ा सवाल यही है और बहुत सारे लोग जो हैं वो अब इसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बाबर जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में T20 लीग खेलने जा रहे हैं। तो देखें, ये बाबर के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे पाकिस्तान के जो पिछले डेकेड की अगर बात करें, यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ के बाद इंजमाम तो ऑब्वियसली लेजेंड है, मगर 2012-13 की अगर बात करें तो पिछले 12-15 सालों में पाकिस्तान के पास एक वाहिद एक टेक्निकली साउंड बल्लेबाज जो तीनों फॉर्मेट में आपको अच्छे रन्स करके दे सकता है। हाईएस्ट रन गेटर है T20 में पाकिस्तान की तरफ से। वैसे भी ओवरऑल देखा जाए जिस तरीके से सेंचुरीज उनकी हैं, T20 पे 3 सेंचुरीज हैं, तो सिडनी सिक्सर्स ने उनको पिक किया है 9-10 करोड़ रुपए में पाकिस्तान की तरफ से, ये भी एक एजाज़ की बात है। तो उनको कोई ना कोई चीज़ तो नजर आई होगी, तो कहीं ना कहीं से आंखें होनी चाहिए परखने के लिए टैलेंट वगैरह को। तो हाँ, बाबर को अगर यहाँ पे क्रिटिसिज्म होता है तो वो थोड़ा सा उनको इम्प्रोवाइज करना चाहिए। वाकई उनमें कोई खामी नहीं है, वो हमारे पाकिस्तान के स्टार रह चुके हैं। थोड़ा सा इम्प्रोवाइज, जो 132-37 से स्ट्राइक रेट है, इवन बाकी काफी ऐसे विलियमसन को देख लें, विराट कोहली को देख लें, स्मिथ को देख लें, ये टेक्निकली साउंड प्लेयर्स हैं जिनका इशू है। मगर कहने कैसे पाकिस्तान के फख्र की बात है। और बाबर आजम को मेरी नज़र में अगर आप चाहते भी तो ओपनिंग में रखें, अगर आप बड़े इवेंट्स की बात करते हैं। बाकी जो बायलैटरल सीरीज होती है वहाँ पे आप यंगस्टर्स को लेकर अपनी टीम को बिल्डअप करें। बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है कि आप पिक एंड चूज कर लें कि कौन सी क्रिकेट और कब आपने खिलाना है। एक चीज़ ज़रूर है जो मैंने शुरू में भी कहा, आप ज़रा उसकी बेहतर नुमाइंदगी कर सकती हैं कि स्किल डेवलपमेंट कैंप सिर्फ मेंस क्रिकेट को ज़रूरत नहीं है, शायद वुमेंस क्रिकेट को उससे ज़्यादा ज़रूरत है इसकी इस वक्त। बिल्कुल, आई थिंक वुमेंस क्रिकेट के अपने प्रोग्राम्स होने चाहिए। स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त वनडे क्रिकेट, वनडे वर्ल्ड कप अनाउंस हो चुका है, उसके वेन्यूज़ अनाउंस हो चुके हैं, हम सारे मैच श्रीलंका में खेल रहे हैं। तो हमें उन कंडीशंस के अंदर 50 ओवर मैचेस लड़कियों को देने, सिर्फ 3 इंटरनेशनल मैचेस वर्ल्ड कप से पहले आपके पास हैं और आपने फेस फिर दुनिया की बेहतरीन टीमों को करना है। तो स्किल कैंप्स के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि उनको 50 ओवर के ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस, प्रैक्टिस मैचेस भी और इंटरनेशनल मैचेस भी इस अरसे में खिलाए जाएँ कम अज़ कम। अच्छा, जब 7 मैचेस होते हैं तो फिर स्ट्रैटेजी, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की वुमेंस टीम 7 मैचेस खेलेगी, तो फिर स्ट्रेटेजिकली भी आपने चलना है कि प्लेयर्स को प्रिजर्व कैसे करना है। तो क्या इतना हमारे पास कुशन है कि 7 मैचेस में देखिए, वो सारी बात सिलेक्शन पे आएगी। सबसे ज़्यादा फिटनेस आपकी उस वक्त तक कैसी रहती है। अगर हम 2-2 महीने लड़कियों को घर छोड़ के फिर महीने का कैंप लगाएंगे, उसका फ़ायदा नहीं है। आपको उनको रेगुलर प्रैक्टिस में रखना है, मैच प्रैक्टिस में रखना है, ताकि आपको पता चलता रहे हम किस पे कितना लोड डाल सकते हैं। क्योंकि अभी भी कुछ प्लेयर्स, काफ़ी मेन प्लेयर्स भी अनफिट हैं, तो उनकी भी वापसी होनी है। तो बहुत ज़रूरी है कि ओवरऑल इस चीज़ को देखा जाए कि उनको मैच प्रैक्टिस में ज़रूर रखा जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, और मेरे ख्याल से आई थिंक उसकी कंसिस्टेंसी फिर वहीं पे आएगी कि आप उसको टाइमलाइन को कैसे फॉलो करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि स्किल डेवलपमेंट कैंप जो है उससे प्लेयर्स तो बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ होंगे ही, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में जो पूल ऑफ प्लेयर्स की बात हमेशा से की जाती है उसमें भी हमें काफ़ी बेहतरी नजर आएगी। साबिर, आपका बहुत शुक्रिया। वैस, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच सना मीर कि आप भी हमें ज्वाइन कर रही थी। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।